चले ठीक है, तो प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ते हैं। फ्लूइड क्या होता है बताओ, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड्स क्या होते हैं भैया? हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे मटेरियल होते हैं जो इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अपन फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड के कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे भैया? लिक्विड्स भी आएंगे हमारे, और क्या आएंगे? गैस भी आएंगे। लिक्विड भी आएंगे और गैसेस भी आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड इन द सेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इजीली क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब अगर इसको डिफाइन करना हो, लिखना हो, तो क्या लिखेगा? ए सब्सटेंस विच कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड व्हाट? फ्लूइड। उनको अपन क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, जानते रहिएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, बार बार फ्लूइड बोलेंगे, जानते रहो। थ्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट नहीं, थ्रस्ट की बात हो रही है। थ्रस्ट का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी या सिस्टम जिसको हम फ्लूइड में क्या कर दें? डुबोआ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी ऊपर से भी आएगा, साइड से भी आएगा, नीचे से भी बायोन फोर्स लगेगा। तो किसी बॉडी या सिस्टम पे, किसी भी बॉडी या सिस्टम पे क्या है? जो नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन से, उन्हीं नॉर्मल फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं भैया? थ्रस्ट कहते हैं। जैसे ये सरफेस है, मान लेते हैं इससे नॉर्मली क्या है? इस फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है। तो इन्हीं नॉर्मल फोर्सेस को ही कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज व्हाट? थ्रस्ट। जितने भी इस तरह के फोर्स लग रहे हैं जिनका सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब जो बॉडी का सरफेस है उसके साथ फोर्स की डायरेक्शन का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 का है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये जो फोर्स लग रहा है हमारा, तो इस सरफेस और फोर्स के बीच का जो डायरेक्शन है वो कितना है? 90 डिग्री का है। उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को ही अपन क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स किसी बॉडी सिस्टम पे लगेगा जो, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? थ्रस्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। डेफिनेशन सब लिखा हुआ है, मैं मोटा मोटा बताते चल रहा हूँ आपको क्या है क्या नहीं। डन, ठीक है ना सर, समझ गए? जैसे अब इसको हमने किया भाई, पानी ले नीचे से भी फोर्स लगेगा, ऊपर से भी लगेगा, साइड से भी लगेंगे, ये सभी को अगर हम परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो इन्हीं फोर्सेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? चलो, ये सब आपने पढ़े हैं, सब जानते हैं, सब बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें देखो प्रेशर की भी बात आती है। प्रेशर भी जानते रहो, अभी इसमें दिया भी होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब क्या है? जैसे किसी बॉडी सिस्टम को हमने फ्लूइड में क्या किया? डुबो दिया, जो भी कर दिया, या ठीक है मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई गैस या लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड या गैस भर दिया हमने, तो उसके बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा ये अपने को देखना है। या मान लीजिए हमने कहीं पे गैस भरा हुआ है, ऊपर से कोई पिस्टन, मूवेबल पिस्टन से हम गैस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस इस पे प्रेशर अप्लाई करेगी कि नहीं? पिस्टन को ऊपर धकेलेगी कि नहीं? पुश आउट करेगी नहीं? इसको ऐसे इजीली तो नहीं कंप्रेस हो जाएगी, पुश आउट करेगी कि नहीं? इसको बाहर धकेलेगी। तो वो जिस फोर्स से उसको बाहर एग्जर्ट कर रही है, उसी फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया में देख रहे हैं कि हर एक यूनिट एरिया में उसका कितना फोर्स लग रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या है? अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? बेसिकली प्रेशर पी इक्वल टू क्या होगा भैया? नॉर्मल फोर्स अपॉन क्या होता है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यही जो नॉर्मल फोर्स है उसी को हम लोग थ्रस्ट बोले ना भी, तो थ्रस्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज व्हाट? प्रेशर। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। फोर्स अपॉन जो हमारा एरिया होगा वही हमारा क्या होगा? प्रेशर होगा। मतलब उन्हीं फोर्सेस को अगर हम पर यूनिट एरिया में देखने लगे तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फिर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? प्रेशर पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर हो गया। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स है। देखो जैसे मान यहाँ लिक्विड कोई भरा हुआ है, अब इसको मूवेबल पिस्टन से हम कंप्रेस कर रहे हैं, मूवेबल पिस्टन से इसको हम कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड या गैस जो भी है इसको क्या करेगी? बाहर की तरफ धकेलेगी कि नहीं? तो ये जो इस पे लगा रही है फोर्स, उसको पर यूनिट एरिया में देखें तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। जैसे यहाँ भी देखो मूवेबल पिस्टन है, ये देखो ना, अब देखो गैस यहाँ तक भरी हुई है, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि नहीं? वॉल्यूम इसका डिक्रीज हुआ। जो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए। देखो पहले कितने थे? रैंडम, बहुत दूर दूर थे। अभी हमने कंप्रेस कर दिया तो क्या हो गए? पास पास आ गए। पास पास आ गए तो ये एक्सपेंड होना चाहेंगे कि नहीं? जब एक्सपेंड होना चाहेंगे तो इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को जब हम पर यूनिट एरिया में देखने लगते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। भाई फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया में कितना लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे?
प्रेशर। तो ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये क्या है, इसका जो भी है एरिया है, इसी फोर्स को हम लोग पर यूनिट एरिया में देखने लगे, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर। अगर मैं प्रेशर का डायरेक्शन पूछूं तो आप क्या बताइएगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो होगा। भाई फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो प्रेशर भी किधर होगा, लगा भैया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन हम गैस या सिस्टम की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा इस पिस्टन पे, तो प्रेशर का डायरेक्शन भी किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है हमारी बात, ठीक है भैया। तो प्रेशर का मतलब क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या नॉर्मल फोर्सेस या परपेंडिकुलर फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर। प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें तो देखो, यूनिट में इसकी क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है भाई, जरा बताना, ऊपर क्या लिखा है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या सिंपली क्या लिख सकते थे, न्यूटन मीटर की पावर में क्या, -2। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखे, या न्यूटन मीटर की पावर -2 लिख दे। ठीक भाई, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेशर की यूनिट हो गई। और एक प्रेशर की दूसरी यूनिट होती है अदर, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे है, उसका नाम क्या है भैया, पास्कल। क्या है भैया, पास्कल। पास्कल के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, PA यूज करते हैं। प्रेशर की एक दूसरी यूनिट है क्या भैया, पास्कल। पास्कल के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम, PA लिखते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, रिलेशन भी ध्यान रखना। 1 पास्कल इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है भैया, बताओ। 1 पास्कल 1 PA इक्वल टू होता है हमारा 1.0, या फिर जो भी है इस तरह से लिख देते हैं, 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों में ये रिलेशन है। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब दोनों यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट है। चाहे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या सिर्फ पास्कल लिखें, बात एक ही है। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में जो गैस डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी वजह से जो हमारे किसी सरफेस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। भाई इस पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस के लेयर्स हैं कि नहीं, उन गैसेस की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, किस पे, गैस है, मॉइस्चर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन सब की वजह से जो किसी सरफेस पे प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में लिखा जाता है ATM। भैया वो ATM नहीं जहां से पैसा निकाल रहे हैं हम, ATM। ATM का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं भैया, या कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये रिलेशन भी ध्यान रखना कि 1 ATM में कितना प्रेशर होता है भैया, 1.013 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इतना ही पास्कल। क्यों, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 ATM इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लिखें, या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, बात एक ही है कि नहीं भाई, बताओ, क्लियर है ना। डन। प्रेशर का मतलब समझ में आ गया क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े ना भाई, बहुत बढ़िया। अब प्रेशर मान लीजिए क्या है, अब प्रेशर मान लीजिए किसी कंटेनर में इस तरह से आपका मान लीजिए क्या है, फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है। किसी कंटेनर में मान लीजिए कोई फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए h हाइट तक इसमें भरा हुआ है, दिख रहा है ना ये हाइट, h हाइट तक इसमें फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर में, या बीकर है या कोई भी कंटेनर है, इसमें क्या है, h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड या जो भी हमने इसमें मटेरियल भर रखा है, जो भी लिक्विड है, इसकी डेंसिटी क्या है मान लेते हैं, रो है। इसकी डेंसिटी क्या है मान लेते हैं, रो। डेंसिटी इसकी क्या है, रो। किसकी, इस फ्लूइड की। जो भी हमने यहाँ पर डेंसिटी, भाई जो भी हमने लिक्विड या गैस यूज किया यहाँ भरा हुआ है इसमें, उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। तो हम ये सब सोच रहे हैं कि भैया इसके देखो, इसके जो बॉटम होगा ना, इसके बॉटम पे इस लिक्विड के कारण कितना प्रेशर लग रहा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें भरा है तो नीचे प्रेशर तो डाल रहा होगा ना, इस पे प्रेशर डाल रहा होगा कि नहीं। तो इसके बॉटम पे इसकी वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा होगा ये निकालना। यहां पर प्रेशर P हमें निकालना है, तो वहां पर प्रेशर P का जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, P इक्वल टू क्या होता है, रो G, और क्या होगा भैया, H। एक्सप्रेशन क्या होता है, रो G H। जहां रो का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है भैया, बताओ जरा। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड जो भी हमने यूज किया है उसकी क्या है, ये डेंसिटी है। G का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होता है। H का मतलब क्या है,
हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 9.8 यूज करेंगे। 9.8 दिया है क्वेश्चन में 10 तो 10 लीजिएगा, 9.8 दिया है तो 9.8 लीजिएगा, अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा 9.8 यूज करना है अपने को, ठीक है। स्मॉल h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द फ्लूइड, है ना, हाइट ऑफ द व्हाट फ्लूइड, मतलब जिस हाइट तक फ्लूइड इसमें क्या हुआ है, भरा गया है, किसमें, उस कंटेनर या बीकर में जो हमारे पास है यहाँ पर, जितनी हाइट तक। सपोज करो अब बीकर की हाइट तो मान लीजिए यहाँ तक है, मान लीजिए कंटेनर की हाइट यहाँ तक है, लेकिन लिक्विड यहाँ तक भरा है, तो बस इतनी ही हाइट अपने को लेनी है। समझ में आ रही है हमारी बात, जितनी हाइट तक वो भरा गया है बस वही हाइट लेना है। इसीलिए हमने कहा हाइट ऑफ द फ्लूइड, उस कंटेनर की हाइट नहीं है, हाइट किसकी लेनी पड़ेगी अपने को, फ्लूइड की लेनी पड़ेगी। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा ये, उसका एकदम क्लियर याद रखना भैया, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। पास्कल साफ करा, लेकिन कुछ गैसेस की अपनी कुछ फ्लूइड की डेंसिटी भी जानते रहना। जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है बताओ भैया, डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ, कुछ लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी भी जानते रहो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कितनी होती है भाई बताओ, 1.0 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को क्या लिखते हैं भैया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1.0 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना, या केजी मीटर की पावर क्या हो जाएगा, -3। डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये ध्यान रखना जरूरी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, कुछ लोग मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है, आप जो भी बोलो सब सही है, मरकरी मर्क्यूरी, ठीक है। ये होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को लिखा जाता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मर्क्यूरी या मरकरी का जो होती है डेंसिटी भैया कितना होता है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का कितना था भैया, 1.0 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या ग्राम पर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो भैया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट नहीं ना, ये तो फैक्ट से याद करने पड़ेंगे हमें, इजी है ना भाई। चलो ये सब पढ़े हमने, ये सब आता है हमें, क्यों भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्या है, पास्कल साहब का ला क्या कहता है, वही पास्कल जिसका अभी हमने लिखा था यूनिट में ना। पास्कल साहब ये कहते हैं, प्रेशर अप्लाइड इन वन पार्ट ऑफ एन, क्या दिया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कंटेनर में मान लीजिए फ्लूइड है, उसके किसी एक पार्ट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली उसमें क्या होगा, उसके सभी पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब ये समझो कि जैसे मान लीजिए आपके पास, सपोज करें कि ये है इस तरह का कोई स्फेरिकल हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमने फ्लूइड भर रखा है, कोई फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ठीक है भाई। पास्कल साहब क्या कहते हैं कि अगर ये रेस्ट में था, मोशन में नहीं थे फ्लूइड हमारे, किसमें था भैया, रेस्ट में था, और इसमें मान लीजिए हमने क्या किया कि एक तरफ से हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर पी अप्लाई किया हमने 10 पास्कल का, कितने का अप्लाई किया भैया, 10 पास्कल का, और इसमें मान लीजिए 10 छोटे छोटे होल्स हैं, कितने होल्स हैं भैया, 10 छोटे छोटे होल्स हैं, कितने हो गए, 10 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया, ये हो गया 10 हो गए टोटल। तो कह रहे हैं कि एक एक पास्कल का प्रेशर हर एक होल से निकलेगा, मतलब जो फ्लूइड इससे बाहर निकलेगा कितने प्रेशर से निकलेगा, 1 PA से निकलेगा, ये भी कितने से निकलेगा, 1 PA से निकलेगा, ये भी कितने से निकलेगा, 1 PA, ये भी 1 PA, ये भी 1 PA, PA का मतलब पास्कल से है भैया, PA पानी पिए नहीं है, 1 पास्कल, ये भी कितने प्रेशर से निकलेगा फ्लूइड बाहर, 1 पास्कल, ये भी कितने से निकलेगा 1, ये भी कितने से निकलेगा 1 पास्कल। पास्कल साहब यही कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक पार्ट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर पूरे पार्ट में इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आए, जितने भी पॉसिबल इसके क्या होंगे, वेज होंगे या होल्स होंगे, उन सभी से वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है भैया, पास्कल साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, पास्कल साहब। अब जैसे यहां पर है, देखो अब इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, अभी एप्लीकेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहां पर हमने जितना प्रेशर अप्लाई किया, अब यहां से तो इस फ्लूइड के निकलने की एक ही रास्ता है, एक ही वे है ना, तो यहां से आएगा भाई इधर जाएगा, तो जितना प्रेशर हमने वहां अप्लाई किया सेम उतना ही प्रेशर इस एंड पे भी लगेगा।
ठीक है ना। अब ये देखो सरफेस एरिया, लेकिन फोर्स बढ़ जाएगा यहाँ, अभी देखेंगे कैसे, इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम, देखेंगे कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। प्रेशर इक्वल टू आपने फार्मूला क्या देखा था भाई जरा बताओ, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली, यहाँ क्या लगा रहे हैं बेसिकली हम, फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं भैया हम, फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं सब भाई। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाते हैं उसी को तो प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया में जो हम क्या लगाते हैं भैया, फोर्स लगाते हैं, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स अपॉन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई विनोद देखो यहां से, फोर्स अपॉन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मान लेते हैं फोर्स यहाँ F1 अप्लाई किए थे, मान लीजिए फोर्स यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किए थे भाई, F1 अप्लाई किए थे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, या जहां पर मान लीजिए पूरा प्रेशर अप्लाई किए हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मान लेते हैं A1 है, क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है भैया, A2 है। क्या ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है कि नहीं है। तो A2 इज ग्रेटर देन क्या है, A1 है कि नहीं, बोल भाई, A2 इज ग्रेटर देन A1 है, ठीक है। लेकिन प्रेशर दोनों एंड पे सेम लग रहा है, प्रेशर दोनों एंड पे क्या लग रहा है, सेम। यहां पर अगर मैं प्रेशर निकालूंगा, मान लीजिए यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो F2 है, फोर्स जो लग रहा है मान लेते हैं क्या है, F2 है। तो इस एंड पे जो प्रेशर P का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा जरा बताना, F2 बाई A2। लेकिन पास्कल साहब के लॉ के हिसाब से हम समझे कि जो प्रेशर वहां पर लगेगा सेम, हमने जो एज ए इनपुट इंसर्ट किया यहाँ पर, वही प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, एक्सर्ट होगा इस लिक्विड से, यहाँ इस एंड पे। तो प्रेशर दोनों इक्वल हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे भैया, जो दोनों प्रेशर इक्वल हैं तो F1 A1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, F2 A2 लिखिएगा, F2 A2 लिखेंगे। अगर मुझे F2 निकालना है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, A2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाई A1, और यहां क्या हो जाएगा विनोद, F1 हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं क्या कि A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है, तो ये A2 बाई A1 मोर देन 1 आएगा कि नहीं, A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है तो A2 बाई A1 क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 5/3 लिखा है, 5 3 से ज्यादा है कि नहीं, तो क्या ये रेशियो 1 मोर देन 1 आएगा कि नहीं भाई, 1.6 1.66 आता रहेगा ये। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो A2 A1 से ज्यादा है तो A2 बाई A1 जो होगा वो मोर देन 1 होगा। जब ये मोर देन 1 होगा इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो गया कि F2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F1। इसका मतलब यहां पर बहुत कम फोर्स लगा के हम ज्यादा वेट यहां पर इजीली क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसलिए देखो बहुत सारी वैन्स आती हैं, उसमें क्या हुआ है, सामान फिलअप किया हुआ है, जहां पर आए जैसे बहुत सारे बालू वगैरह के आते नहीं, ट्रॉली वगैरह आती हैं, भरा हुआ है, कंकड़ पत्थर उसमें भरा हुआ है, आए तुरंत कंप्रेसर दबाए, तुरंत ट्रॉली क्या हो गई, पलट गई, उसमें जो भी मटेरियल था नीचे गिर जाता है जल्दी से। होता नहीं, छोटा सा होता है, प्रेस किए फटाक से कंप्रेसर उठा गिरा देता है, देखा आपने। ये सब उसी की एप्लीकेशन है, किसके, पास्कल साहब। इसका मतलब नहीं बस के ड्राइवर को पास्कल साहब का लॉ पता है, ये सब प्रैक्टिकल यूज्ड है, होते हैं, ये सब एप्लीकेशंस हैं किसके भैया, पास्कल साहब का। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट थ्योरी को यूज करके ये सब टूल्स और मशीनरीज बनाई गई हैं। ये कहा उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है कैसे, वो पास्कल लॉ नहीं जानता, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो ये पता है, ठीक है कि नहीं, ये सब जानना जरूरी है। डन। ये सब देखो देखो ये सब एप्लीकेशन है, जिसे आप जानते होते हैं गाड़ियों के गैरेज वगैरह में जाओ तो देखो, देखते हो कि नहीं, गैराज में गए हैं तो आप देखते नहीं, गाड़ी रिपेयर करने वाला आदमी, जैसे मान लीजिए आप सर्विस सेंटर में गए हो, गाड़ी को क्या करता है, अपने एक वो होता है उसके पास बेसमेंट होता है, उसमें रखा अपना, अपलिफ्ट कर लिया, जब चाहे उसको नीचे कर लिया, कर लेता है कि नहीं इजीली। देखो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो टूल्स उसका बनाया गया वो किसकी भाई हेल्प से बनाया गया, पास्कल साहब के कॉन्सेप्ट के उस पर बनाया गया, ठीक है नहीं। देखो ये देखो कार को इजीली क्या कर लेगा, लिफ्ट कर लेगा कि नहीं, जहाँ चाहेगा वहां रख लेगा, है कि नहीं, क्यों भैया। देखो ये सब है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ यही है। पहला क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर। पहला क्या है भैया, हाइड्रोलिक प्रेशर। अभी हमने बताया हाइड्रोलिक प्रेशर, वहां कम फोर्स लगा के इजीली हम यहाँ बड़ा वेट क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोलिक प्रेशर है ना। कम से कम फोर्स लगा के हम ज्यादा से ज्यादा वेट का या ज्यादा से ज्यादा फोर्स का इजीली यहाँ से वर्क करा सकते हैं भाई, प्रेस कर सकते हैं किसी भी चीज को, इसका ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हम पहले देखेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रेशर को या फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट अभी हमने बताया, बहुत कम फोर्स लगा के इजीली हम किसी कार को, किसी व्हीकल या किसी भी सामान को, बहुत हैवी वेट को इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल साहब का ही लॉ इसमें यूज हो रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। पहला किसमें हुआ, हाइड्रोलिक प्रेशर, दूसरा किसमें हो रहा है भैया, हाइड्रोलिक
लेफ्ट में। किसी भी भारी चीज को आसानी से कम फोर्स लगाकर हम उठा सकते हैं। और नॉर्मल गाड़ी को हमें उठाना हो तो नहीं, तो एक सिंपल आदमी क्या करता है, बटन प्रेस किया, कुछ किया, अपना जल्दी से इजीली उठा लेता है कि नहीं भाई? किसकी हेल्प से हो रहा है? पास्कल साहब के कॉन्सेप्ट की वजह से चीजें जो टूल्स बनाए हैं उसको बोला जाता है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर है भैया? अब आता है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसमें क्या होता है भैया? हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में देखिए प्रॉपर कैसे वर्क करता है। यहाँ आपका क्या होगा, आप मान लीजिए यहाँ ब्रेक अप्लाई किया, वही देखो यहाँ मतलब क्या है, ठीक है, ब्रेक आपने अप्लाई किया पैर से, अपने हाथ से, जो भी आपके पास हैंड ब्रेक्स है, पैर वाले ब्रेक है, जो भी है आपने अप्लाई किया। देखो लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड। बहुत ध्यान समझना, ये पूरा लिक्विड है, ये पूरा क्या है? एकदम लिक्विड है। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? ये लिक्विड है। जब हम इसको यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से अंदर आएगा कि नहीं? देखो ऐसे अंदर आएगा। जब ये अंदर आएगा तो ये जो दोनों क्या है? ये दोनों मूवेबल है। जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये सब मूवेबल है। ये क्या है? जब लिक्विड इसके अंदर आएगा तो ये फैलेगा, फैलेगा कि नहीं? इस तरह से जब ये फैलेंगे तो इसके कांटेक्ट में आएंगे, इसके कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं? तो ये हमारी रिम है, ये हमारी क्या है? बेसिकली रिम है जो घूम रही, मूव कर रही है हमारी, है ना? रिम होता है ना गाड़ियों में। ये जाकर उससे एकदम चिपक जाएगा, एकदम जाम कर देगा इसको। जब जाम कर देगा तो वो पहिया चलने से रुक जाएगा कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े ट्रक में वो वाले ब्रेक नहीं होते जो तुम्हारे साइकिल में होती है। तुम साइकिल में ब्रेक रबर लगा लिए, 5 रुपया वाला ब्रेक मार दिया, खटाक से साइकिल रुक गई। ट्रक में रबर जब ब्रेक मारोगे तो रुकेगी ट्रक? हैवी लोडेड ट्रक्स होती हैं, रुकेंगी वो कभी? पता चला जो सामने है वो बेचारा क्या हो जाएगा। तो वहां क्या करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आप ऐसे समझिएगा, देखो जब भी वो ब्रेक्स वगैरह मारते हैं ना तो उनके पहिए के पास से बहुत बार क्या होती है? एयर के निकलने की आवाज आती है। कभी आपने देखा ना, सर्र सर्र करके आवाज आएगी वहां। हाँ, उसमें तो बेसिकली वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। ब्रेक्स लगाया हमने तो पहले एयर वहां स्टोर हुआ, काम किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? एग्जर्ट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। वो सब हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। ब्रेक अप्लाई किया, खटाक से जाकर वहां क्या हो गया? वो चिपक गया, उसको जाम कर दिया, रुक गया। और रबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसीलिए देखो जब इन गाड़ियों में, जैसे ट्रेन उनमें है, ट्रेन को कैसे रोकते हैं? वहां रबर का कॉन्सेप्ट थोड़ी करता है, कहते हैं ना वैक्यूम लगा दो। देखो हर एक व्हील के पास वहां पर क्या लगे होते हैं? बॉक्स लगे होते हैं। वहां पर एयर्स वगैरह क्या होते हैं? इस तरह से फिलअप किए हुए होते हैं। तभी कहते हैं ना जब तक उतना एयर स्टोर नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी भैया? क्योंकि ट्रेन चलती, एयर स्टोर नहीं है, दोबारा रोकना हुआ तो रोक पाओगे क्या ट्रेन को? कोई भी आकर हाथ लगाएगा, हाथ रहेगा क्या? नहीं। उनको रोकने का वही तरीका है, वो सब एडी करंट का कॉन्सेप्ट है, वही सब इस तरह से है। इस तरह के एयर्स होंगे उसको क्या करेंगे? जाम करेंगे, जैक करेंगे उसको, तब जाकर वो चीजें रुकेंगे। ठीक है ना? ये सब किसका है भैया? हाइड्रोलिक ब्रेक्स का है। कभी लिक्विड यूज करेंगे, कभी एयर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ट्रेन के केस में क्या है? एयर यूज करते हैं, इन सब में भी एयर करते हैं, लेकिन लिक्विड का भी इस तरह से होगा। ठीक है भैया, समझ गए? ये आएगा लिक्विड यहाँ से तो फैलेगा, एक्सपेंशन होगा, फिर होगा, फिर जब जरूरत नहीं है तो भाई इसको हटा देंगे, उसको धकेल देगा, लिक्विड फिर से वहां आ गया, फिर ऐसे चलता रहेगा। कौन सा है भैया? हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। 3 एप्लीकेशन है, कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर, कंप्रेस किया हमने किसी, और क्या होगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट है, दूसरा क्या है? हाइड्रोलिक, पढ़ लिया हमने। ठीक है भाई, चलिए ये पास्कल साहब की एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ किसकी बात करते हैं भैया? फ्लोटेशन की। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में देखो इसमें 2-3 चीजें यहाँ बनी है, मैं आपको बना देता हूँ। ये फिगर हो सकता है आपको थोड़ा सा कम विजिबल हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लिक्विड है ये, क्यों भैया? अब इसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या है भैया? लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड यहां तक है, देखो नहीं रहने देते हैं इसको, ऐसे समझो। अब ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इसमें हमने कोई मटेरियल डाल दिया जिसका वेट क्या है? m/g है। देखो भैया, अब इस बॉडी का वेट मान लेते हैं क्या है? mg है। इस बॉडी का वेट क्या है? जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। बॉडी का वेट क्या है भैया? mg है। कहां तरफ होगा भैया? नीचे की तरफ होगा। इस बॉडी पे जो फ्लूइड के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा उसको बायोन फोर्स कहते हैं, उसको F से लिखेंगे। बायोन फोर्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भैया? F से डिनोट करेंगे। अच्छा, एक चीज और जानकर रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिक्विड या उसमें कोई मान लीजिए फ्लूइड डाल दिया है, ये देखो कोई बॉडी हमने डाल दिया लिक्विड में, तो इसमें ऊपर से भी फोर्स प्रेशर लगेगा, नीचे से भी लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा। ये थ्रस्ट ही तो है। ये जो थ्रस्ट है जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इसको बोलते हैं डाउन थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं भैया?
डाउन थ्रस्ट। डाउन थ्रस्ट क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना इसका। ये भी थ्रस्ट ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। इसको क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस थ्रस्ट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। अपवर्ड है तो क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। नीचे है तो क्या बोलेंगे? डाउन थ्रस्ट। इसी अप थ्रस्ट को ही क्या बोला जाता है? बायोवेंट फोर्स। क्या बोला जाता है भैया? बायोवेंट फोर्स। बायोवेंट फोर्स बोला जाता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस पे बायोवेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट इसका किधर लगेगा भैया? नीचे की तरफ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसको अपन दो तरीके से, तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो वेट के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, दूसरा क्या है, देखो वेट के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, इसके डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। वेट के कॉन्टेक्स्ट में जब हमें समझना होगा, ये समझना है कि नहीं क्या है? वेट के कॉन्टेक्स्ट में जब हमें समझना होगा, बहुत ध्यान से देखना इसको, अगर आपको वेट के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो भी चीजें यहां पर हैं, कहाँ भैया? तीन केसेस बनेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के। कितने केस बनेंगे भैया? तीन केसेस बनेंगे। तीन केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? तीन। पहला केस क्या है? केस वन। देखो जरा, ये पहली वाली बॉडी के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ये केस वन का है हमारे डिस्कशन के लिए। अब इसमें क्या है? ये केस टू है हमारे लिए, मान लेते हैं। ये क्या है? केस थ्री है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम ऐसे करते हैं ना आपको कि 3 से कराते हैं, तो आपको ज्यादा इजी होगा, ये क्लियर होगा, समझ में आएगा। 3, 2, 1 करते हैं। जब ये बॉडी ऊपर ही फ्लोट कर रही है, एकदम फ्लूइड के सरफेस पे ही फ्लोट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? जब ये बॉडी क्या कर रही है? एकदम फ्लूइड के सरफेस पे ही फ्लोट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो हम ये मानेंगे कि इस बॉडी का जो डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी कुछ मान लो, क्योंकि बार बार आप लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बॉडी की डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या मान लेते हैं? रो है। बॉडी की डेंसिटी क्या है भैया? सिग्मा। फ्लूइड या जो लिक्विड यूज किया उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। बॉडी की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। फ्लूइड या फिर जो लिक्विड हमने यूज किया उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। तो केस थर्ड में जब ये बॉडी हमारी फ्लूइड या लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रही है, एकदम नीचे नहीं इमर्ज हो रही है, एकदम सरफेस पे फ्लोट कर रही है, तो हम ये मानेंगे कि जो बॉडी की जो डेंसिटी है वो किससे कम है? लिक्विड की डेंसिटी से कम है। मतलब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है। जैसे प्लास्टिक की बॉल अगर हम पानी में डालें तो डूबती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बॉल की जो डेंसिटी होगी वाटर की डेंसिटी से क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर के सरफेस पे क्या करेगी? वो फ्लोट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो जब बॉडी की डेंसिटी उस लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगा, तो हमेशा क्या होगा? ऊपर फ्लोट करेगा वो। समझ में आया? डेंसिटी अगर नहीं समझ में आ रही है तो वेट समझो। क्या समझो? समझा भैया? वेट। वेट को कैसे समझोगे? कि पर यूनिट वॉल्यूम का इसका जो वेट होगा, किसका? पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होगा, किसका? पर यूनिट वॉल्यूम का वेट जो है, पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है, जो मास है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं कि नहीं भाई? पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला आपके पास? बताओ जरा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? जरा बताना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। तो मैं ये कह दूं कि डेंसिटी कम ज्यादा है, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि हर एक का यूनिट मास में, भाई अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ रहा है, इसका जितना आ रहा है उससे ज्यादा है। मतलब वाटर या जो भी लिक्विड हमने यूज किया है, उसके यूनिट मास का जो वेट होगा बॉडी के यूनिट मास के वेट से क्या है? ज्यादा है। तब हम कहेंगे कि बॉडी क्या होगा? सरफेस पे फ्लोट करेगी। नीचे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये हमेशा फ्लूइड या लिक्विड के सरफेस पे ही फ्लोट करेगी, नीचे नहीं जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि बॉडी फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट? ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड। जो भी फ्लूइड हमने यूज किया है, लिक्विड है या फिर कुछ भी है। अगर बॉडी की डेंसिटी कम है लिक्विड की, या लिक्विड से या फ्लूइड से, तो हमेशा वो कहां? सरफेस पे क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तीन है इसके स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है? देखो दूसरे में ये है, केस टू समझो आप। केस टू में आप ये समझो कि अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो गई, दोनों की डेंसिटी क्या हो गई? सेम है। दोनों की डेंसिटी अगर सेम है तो ये क्या होगा? देखो एकदम इमर्ज हो जाएगा, लेकिन सरफेस को टच करके ही फ्लोट करेगी। सरफेस को टच करके ही क्या करेगी? फ्लोट करेगी। दोनों की डेंसिटी अगर सेम हो गई तो ये नीचे जाकर नहीं बैठेगा, नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन डूब जाएगा उसमें एकदम,
ऑलमोस्ट कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा, लेकिन सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। जैसे रबर की बॉल है तुम्हारे पास, रबर की बॉल हो आपके पास, देखो तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली उसमें डूबा होता है पानी में वो, लेकिन सरफेस पे फ्लोट करता है, नीचे जाता है क्या, नहीं जाता है। तब उस केस में हम हाँ एकदम नीचे तब जाएगा जब डेंसिटी एकदम ज्यादा हो जाएगा। अभी लिखेंगे, यही तीसरा वाला केस हम नीचे लाएंगे, अभी बता दे रहे हैं ना, ठीक है कैसे क्या है। अब इसमें नहीं है, इसको तो लिख लेंगे, कोई बना देंगे। ये केस है, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बॉडी ऑलमोस्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट एकदम क्या हो जाएगी, इमर्ज हो गई कि नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट इमर्ज्ड मतलब कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द फ्लूइड एंड फ्लोट। क्यों भैया, जब हम फ्लोट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं वो सिंक नहीं हुई है, मतलब बॉटम पे जाके बैठी ही नहीं है। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में क्या होगा कि ये बॉडी एकदम आकर कहां बैठ गई भैया, बॉडी अपनी आकर कहां बैठ गई, एकदम सरफेस पे। जब बॉडी एकदम सरफेस पे आके बैठ गई, इसका मतलब क्या है, सिंक हो गया। सिंक हो गया इसका मतलब क्या है, थर्ड केस, केस नंबर थर्ड हमारा क्या है भैया, या वन है हमारे लिए, जिस तरह से लिखे हैं इसको, है ना, फर्स्ट केस है हमारे लिए। क्या होगा, जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, मतलब रो इज ग्रेटर देन क्या हो गया, मैं सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो हो गया, तब हम मानेंगे कि बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, मतलब एकदम डूब हो जाएगी। जैसे लोहे की बॉल हो तो पानी में डाल दीजिए, रुकेगा, नीचे एकदम सरफेस पे जाकर बैठ जाएगी। लेदर की बॉल हो तो आपके पास डाल देंगे, सरफेस पे रुकेगा, भारी होगा तुरंत जाकर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा वो, भारी से। कोई ईंट या पत्थर डाल दें पानी में, सरफेस पे रुकेगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा कि नहीं। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड या लिक्विड से जिसमें हम उसको डाल रहे हैं, तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, एकदम डूब जाएगी, बॉटम पे जाके बैठ जाएगी। तो क्या होगा उस केस में, बॉडी विल व्हाट, सिंक, बॉडी विल सिंक। हाँ, स्विम करने का मतलब वो वाटर को डिस्प्लेस करते रहते हैं। देखो किसी भी फ्लूइड या लिक्विड में बॉडी के फ्लोट करने के दो कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आपने कहा वेट बहुत ज्यादा है इंसान का, इंसान तब भी वाटर या रिवर या जब भी है किसी भी ओशियन में या कहीं भी फ्लोट मतलब इस तरह से स्विमिंग कर लेता है। आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल इसीलिए है, अगर कोई बॉडी फ्लोट करेगी तो क्या केसेस हैं उसके, ये समझो कि डेंसिटी या तो भैया उसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फ्लूइड या लिक्विड जिसमें वो जा रही है, तब तो ऊपर फ्लोट करेगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आदमी कैसे इजीली स्विम कर ले वहां, क्योंकि आदमी जब स्विम करता है तो अपना हाथ पैर चलाता है। अगर उसी इंसान को कह दो अपना हाथ पैर ना चलाए, अपना सर ना चलाए, तो डूब जाएगा कि नहीं, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। हाँ वो भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, आपके ये भी ले रहे हैं, आपके भी करण अर्जुन, इनके भी करण अर्जुन, दोनों को ले लेते हैं। करण अर्जुन का स्क्वायर ले लेते हैं, समझो पहले। हाँ अब समझो, यहाँ समझो, पहले समझो जो बता रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है, पहले ये समझो कि स्विम कैसे कर रहा है वो आदमी। स्विम वो ऐसे कर रहा है कि जितना भी उसकी बॉडी का वेट है, अगर वो अपनी बॉडी की वेट के बराबर या उससे ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करेगा, अपना हाथ पैर या जो भी है सर यूज कर रहा है, अपना हाथ पैर सर को यूज करके उतना फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो वो डेफिनेटली डूब जाएगा। इसलिए जब भी देखना जिसकी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी वहां टहल घूम रहे हैं, जो सरफेस पे हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, या तो हाथ अपना चलाते रहेंगे, या तो पैर चलाते रहेंगे, या सर चलाते रहेंगे, अदरवाइज वहां क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, हमेशा क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसका मतलब उतना लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस कर दे रहे हैं जितना उनकी बॉडी का वेट है या उससे ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं, तभी वो ऊपर बने हुए हैं, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जो आपका ये है कि डेड बॉडी कैसे फ्लोट करती है, मैं इसको बताता हूं। देखो होता है ना क्या कि हमारी बॉडी में जो है ना, कार्बन और कार्बन के आइसोटोप दोनों प्रेजेंट है। जब ह्यूमन बॉडी का डेथ हो जाता है ना, तो कार्बन 14 जो आइसोटोप्स है, किसका आइसोटोप्स है, किसका, कार्बन का, उसका बहुत फास्ट रेट से क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। बहुत फास्ट रेट से क्या होना होता है, डिके होने लगता है। जब बहुत फास्ट रेट से डिके होने लगता है तो उस केस में क्या होता है, आप इसे समझना कि जैसे रॉकेट में आप देखते हो कि जब फ्यूल जलता है तो बहुत तेजी से उसका जो फ्यूम होता है, धुआं जो होता है, स्मोक होता है, पीछे जाता है, तो वो हमारा एक्शन है। उसके रिएक्शन में हमारा रॉकेट क्या होता है, आगे बढ़ता है।
तो जब बॉडी से कार्बन मतलब जो हमारा कार्बन आइसोटॉप्स का रेडिएशन मतलब वो होने लगता है, मतलब इस तरह से डीके होने लगता है, रेडिएशन होने लगता है, तब उस केस में क्या होता है कि वो जो बाहर निकल रहा है वो तो उसका एक्शन हो गया, उसके रिएक्शन की वजह से बॉडी क्या करती है, सरफेस पे फ्लोट करती है। दूसरा क्या है कि जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसकी बॉडी आप देखोगे हमेशा फूल जाती है। तो जब बॉडी फूल गई तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और डेंसिटी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर की मटेरियल तो नहीं बढ़ने वाला है ना, जो भी खाया पिया था निपट गया निपट गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो सरफेस पे हमेशा क्या करेगी, फ्लोट करेगी। समझ में आई हमारी बात? दो तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। डन, समझी? आगे बढ़े, चलिए समझ गए ना। तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक करेगी। हमने 3 केसेस पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में 3 केसेस हैं। पहला क्या, बॉडी सरफेस पे फ्लोट कब करेगी, एकदम जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड या लिक्विड से क्या होगी, कम होगी। शिंक करके क्या होगा, मतलब एकदम कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली इमर्ज होकर फ्लोट कब करेगी, जब दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और एकदम बॉटम पे कब जाकर बैठ जाएगी भैया, सिंक कब हो जाएगी, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। 3 केसेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आता है तो ये तीनों अपने को लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात, इजी है। चले आगे, बढ़िया। चलिए फिर आता है आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं, आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं ये समझना। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब आर्किमिडीज साहब यही कहते हैं, बहुत समझना। जैसे किसी बॉडी सिस्टम को हमने क्या किया, फ्लूइड में डुबो दिया। किसी बॉडी सिस्टम को हमने क्या किया, फ्लूइड में डुबोया। मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस बॉडी का वेट कितना है, 5 kg। कितना है भैया, 5 kg है। अब इस 5 kg के वेट को हमने क्या किया, फ्लूइड या लिक्विड में डाला। 5 kg के वेट को हमने फ्लूइड या लिक्विड में क्या किया, डाला। तो हमने ये देखा कि जब बॉडी फ्लूइड या लिक्विड में जाती है तो इसका वेट जो है 5 kg से घट के कितना हो जाता है भैया, 3 kg हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 kg। फिर जाकर वहां पर हम इसको मेजर कर रहे हैं तो इसका वेट कितना आता है, 3 kg आता है। वहां कितना था, एयर में कितना था, 5 kg। लेकिन वही बॉडी जब हमारी लिक्विड में चलेगी तो उसका वेट कितना हो गया, 3 kg। तो भैया 2 kg वेट गया कहां। तो आर्किमिडीज साहब ये कहते हैं कि ये जो 2 kg के वेट में कमी आई ना, इस बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा ना, उसका जो मास होगा, जैसे ये पानी पूरा अगर भरा होता तो अगर इसमें हमने बॉडी को डाला तो मान लीजिए पानी कुछ तो बाहर गिरेगा ना, जो पानी बाहर गिरा वो कितना है, 2 kg का। जितने kg का पानी, अगर पानी में हम इसको डाल रहे हैं, वाटर में इसको मैं डाल रहा हूं, जितना kg पानी या जितना पानी का मास होगा, जितना इसने डिस्प्लेस किया है, जितना वो डिस्प्लेस किया होगा, उस वाटर का जितना मास होगा उतना ही मास इसका कम हो जाएगा उस फ्लूइड में। अगर इसने 2 kg वाटर डिस्प्लेस किया है तो इसका वेट 2 kg कम हो जाएगा, कहां, उस पानी में। अगर इसने 1 kg किया होता तो इसका 4 kg वेट होता यहां। तो आर्किमिडीज साहब ये कहते हैं जब किसी बॉडी सिस्टम को हम फ्लूइड या लिक्विड में डुबोएंगे तो बॉडी के वेट में लॉस होता है, और वो लॉस कितने के बराबर होता है, जितना वो पानी या फ्लूइड क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उसका जो वेट होगा उतना लॉस होगा। बात समझ में आई हमारी? तब आर्किमिडीज साहब कहते हैं इफ ए बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड then body feels apparent loss in its weight. The loss of the weight is equal to what? The mass of fluid displaced by the body. बॉडी की वेट में जो लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो मास होगा उस फ्लूइड का जिसको वो डिस्प्लेस की है उसी के इक्वल आएगा। When a body is completely or partially immersed in a fluid, then body feels apparent loss in its weight. This loss will equal to the what? Mass of the liquid या fluid displaced by the बॉडी। जैसे इस केस में हमने कहा इस बॉडी का वेट 5 kg है एयर में, उसको फ्लूइड में हमने डुबोया, डाल दिया भैया पानी में। तो पानी में डालने के बाद हमने देखा जब ये पानी में गया तो 2 kg पानी बाहर निकाल दिया, तब इस बॉडी का वेट उस फ्लूइड में पानी में कितना आएगा, 3 kg आएगा। सपोज करो अगर 1.5 kg इसमें पानी बाहर निकाला होता, मतलब तो 1.5 kg कम होता, 3.5 आ जाता। जितना वेट, जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा उसका जितना मास होगा उतना ही वेट इसके मतलब बॉडी के वेट में इतना लॉस होगा। ये कौन कहते हैं, आर्किमिडीज साहब। इसीलिए देखो जो बोट होता है, अगर उसको जमीन पर रख दिया जाए, अर्थ के सरफेस पर रख दिया जाए, आदमी को कह दिया जाए खींचने के लिए, तो वो तो नहीं खिसकेगा लेकिन उसका बहुत कुछ खिसक जाएगा, है कि नहीं भैया, वो एकदम पानी पानी हो जाएगा आदमी। लेकिन उसी बोट को अगर हमने कह दिया भैया चलो नदी में हमने डाल दिया, आप खींचो, तो कोई भी आदमी खींच लेगा। उसके 2 रीजन है। पहला क्या कि जब आदमी सरफेस पे उसमें नाव खींचेगा तो उसको 2 फोर्स लगाना पड़ेगा। एक वो फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसको हम क्या करें, सरफेस से उठा लें फिर आगे भी खींचे,
क्यों? क्योंकि अर्थ का और बोट के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको वहां से मूव करा पाएंगे। लेकिन लिक्विड में हम पानी में नाव को लेकर चले गए तो फ्रिक्शन एक तो ऑलमोस्ट जीरो है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। अब फोर्स भी नहीं लगाना है, उठाने के लिए फोर्स लगाना है क्या? नहीं, खींचेंगे सीधे मूव होता चला जाएगा। इसलिए पानी में खींचना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जब किसी को खींचना हो तो पानी में ले खींच लेना भैया, आसानी से खींचा जा सकता है कि नहीं, खींचा जा सकता है। लेकिन बाहर खींचना हो तो मुश्किल होगा, है कि नहीं, ये कहते हैं। तो आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल समझ में आया। तो जो वेट होगा बॉडी का एयर में, मान लेते हैं बॉडी का जो वेट है एयर में, बॉडी का, जैसे मान लीजिए इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो क्या, हम बार बार कह रहे हैं बॉडी की डेंसिटी हम क्या मान रहे हैं भैया, रो। फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग क्या मान रहे हैं, सॉरी, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा मान रहे हैं, फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग क्या मान रहे हैं, रो। तो जो अपेरेंट लॉस होगा, जो क्या होगा बॉडी के वेट में अपेरेंट लॉस होगा, तो अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड क्या होगा भैया बताओ, अपेरेंट वेट क्या होगा इसका, अपेरेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, यहां से वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वॉट, या फिर जो भी है इस लिक्विड में फ्लूइड में जो आ रहा है वो निकालें, कितना लॉस हो रहा है वो निकालना होगा। कैसे निकलेगा भैया, रो अपॉन सिग्मा इंटू क्या होगा, एम इंटू जी होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एम इंटू जी कॉमन कर ले तो 1 माइनस रो अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एम इंटू क्या हो जाता है भैया, जी। तो ये क्या हो गया, अपेरेंट लॉस इन इट्स व्हाट, वेट। तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड ये होगा भैया हमारा, अपेरेंट लॉस है ये क्या है उसकी वर्ड में, अपेरेंट लॉस है, क्या है भैया, अपेरेंट लॉस। ये जो अपेरेंट वेट है बॉडी का फ्लूइड में इतना आएगा, मतलब जैसे ये सॉल्व करने के बाद ये 3 kg आएगा, जो 3 kg इसका वेट आ रहा है वहां पर 3 kg आएगा एकदम। ये फार्मूला है अपेरेंट वेट का कि बॉडी का वेट कितना होगा। अगर एयर में उसका वेट mg था तो उस फ्लूइड में उसका वेट क्या होगा, तो अपेरेंट वेट इसका ये निकलेगा। अगर लॉस इन वेट निकालना होगा तो लॉस इन वेट इक्वल टू क्या होता है गुड़िया बताओ, लॉस इन द वेट इक्वल टू क्या होता, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या होता, जरा बताना, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या होगा, यही रो अपॉन क्या होता, सिग्मा एम इंटू क्या होता, जी होता। समझ में आई हमारी बात, डन। ये ऐसे निकलेगा। और किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं भैया, अगर लॉस इन वेट हमें निकालना होगा तो और कैसे निकाल सकते हैं बताएं भाई। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भैया जरा बताना, वेट इक्वल टू क्या है, वेट इक्वल टू क्या है, अरे m इंटू जी है कि नहीं, मास को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाएगा, m इंटू जी आ जाएगा। अब लॉस इन वेट हमें निकालना है तो जो फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर रहा है और बॉडी का जो वॉल्यूम हो, दोनों का वॉल्यूम सेम आता है, बहुत ध्यान रखना। अब हम पूछे बॉडी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, तो बॉडी का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी। वॉल्यूम दोनों का सेम आएगा, चाहे बॉडी का हो चाहे लिक्विड का। भाई जितना उसका स्पेस है उतना ही स्पेस तो जाकर कवर करेगी, उतना ही पानी बाहर निकाल देगी कि नहीं। वो वॉल्यूम दोनों का सेम आता है, वॉल्यूम दोनों का क्या आता है, हमेशा सेम आता है। डेंसिटी डिफरेंट होगी, डेंसिटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो डेंसिटी में डिफरेंस होता है लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या आता है, सेम आता है। तो मास निकालना हो तो वॉल्यूम को क्या करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ वॉल्यूम मास इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहां हमें निकालना होता है रिलेटिव डेंसिटी, उसी से वो निकला हुआ है। वॉल्यूम इंटू क्या होगा भैया, डेंसिटी होगा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। या वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू क्या हो गया, डेंसिटी। और वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, तो निकल जाएगा कि नहीं भाई। यहां से देखो ना, मास इक्वल टू, अगर मास दोनों का अलग अलग मुझे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूं आपको, ऐसे समझो। वॉल्यूम दोनों का सेम आएगा तो वॉल्यूम इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा, ध्यान से बताना, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा यहां से बताना, मास अपॉन डेंसिटी आएगा कि नहीं। मैं अलग पेज में बता दूं क्या तुम्हें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, तुम्हें लिख लो ताकि ये समझ में आ जाए कि रिलेशन ये कैसे चल रहा है ना, आना जरूरी है ये। देखो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्यों भैया, क्योंकि उतना ही डिस्प्लेस करेगा ना, बोल भाई, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा जितना बॉडी का क्या है, क्लियर है ना भाई। जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही हटाएगा वो, उतने ही तो वॉल्यूम में जो भी फ्लूइड है उसको डिस्प्लेस करेगा।
वॉल्यूम दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। भाई देखना, इसका जितना स्पेस है उतना ही स्पेस तो कवर करेगा अंदर, उतने स्पेस का पानी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम आएगा ना, वॉल्यूम दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और वॉल्यूम इक्वल टू अभी हमने लिखा मास अपन क्या है, डेंसिटी। बॉडी का मास हम मान लेते हैं क्या भैया, m है। डेंसिटी उसकी क्या थी भैया, सिग्मा। डेंसिटी उसकी क्या थी, सिग्मा। तो यहां से देखो, यहां इसका क्या होगा जरा बताना, और इसका कितना है, वॉल्यूम ऑफ, इसका लिखेंगे तो मास मान लेते हैं किसका भैया, वॉल्यूम किसका, मास फ्लूइड का, फ्लूइड का मास mf लिख दे रहा हूं मैं इसको। और इसकी डेंसिटी कितनी है जरा बताना, रो। इसकी यही है ना डेंसिटी। तो अगर मैं ये mf निकालना चाहूं तो कितना होगा, तो mf मतलब मास ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन सिग्मा इंटू एम ही तो हुआ, रो अपॉन सिग्मा इंटू एम ही तो हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बोल भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, रो अपॉन सिग्मा इंटू एम ही हुआ। m क्या है, बॉडी का मास है, m किसका मास है। तो हमने क्या किया, फ्लूइड का मास निकाल लिया बॉडी के मास के कॉन्टेक्स्ट में। तो फ्लूइड का हमें वेट निकालना होगा, तो वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेस फ्लूइड, जो फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, उसका अगर हमें वेट निकालना हो तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फ्लूइड का वेट निकालना चाह रहे हैं तो फ्लूइड का मास लिखेंगे ना, तो मास ऑफ फ्लूइड इंटू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और मास ऑफ फ्लूइड कितना आ गया है, रो अपॉन सिग्मा इंटू एम। तो यही तो हमने लिखा था पीछे, रो अपॉन सिग्मा इंटू क्या है भैया, एम। कोई दिक्कत वाली बात बताओ। और यही फॉर्मूला हमारा किसका है भैया, अपथ्रस्ट का है। किसका है भैया, अपथ्रस्ट का है। इसी फॉर्मूला हमारा किसका है, यही फॉर्मूला हमारा किसका है, बायोंट फोर्स का है, बायोंट फोर्स का है, बायोंट फोर्स का है। तो वेट डिस्प्लेस बाय फ्लूइड इक्वल टू दिस है, यही हमारा अपथ्रस्ट होता है, यही हमारा बायोंट फोर्स होता है। तो अब हमें बॉडी का वेट निकालना होता, तो यही हमने कहा, अभी बॉडी का वेट निकालना है तो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इन, लिखना वेट ऑफ द बॉडी इन, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन व्हाट, इन एयर माइनस क्या हो गया, बोलो भाई, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यही होगा। तो बॉडी का वेट एयर में क्या था भैया, m इंटू जी, और बॉडी का वेट कितना है इसमें भैया, अगर हम इसका वेट निकालना चाहे तो क्या होगा, m इंटू जी से मल्टीप्लाई होगा ना। ये यहाँ g लिख देना भैया, यहाँ g लिख देना, यहाँ g लिख भी देना। अब यहाँ g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, तो ये हो गया, तो ये हो गया रो अपॉन सिग्मा इंटू m इंटू जी हुआ, m इंटू जी दोनों में दिख रहा है, mg को बाहर कर लेंगे तो 1 माइनस रो अपॉन क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या हो गया, m इंटू जी हो गया। यही तो बता रहे थे, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड। तो वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड या अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताओ इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या? इतना ही पढ़ना था अपने चैप्टर में, कुल मिलाकर ये हो जाएगा। बोलो बोलो। तो लिख लीजिए, चलिए। फिर आता है रिलेटिव डेंसिटी, लिख लो भैया, रिलेटिव डेंसिटी लिख लो। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को क्या होता है, डेंसिटी ऑफ जिस सब्सटेंस का निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस जिसका हम निकाल रहे हैं, अपॉन हम वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, कोई ऑयल, कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। लेकिन हम डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं किसी की भी डेंसिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव डेंसिटी। ये है अपना पूरा कंप्लीट, क्या बोलो, प्रेशर इन फ्लूइड्स। नहीं, यूनिटलेस है। यूनिटलेस क्यों? क्योंकि डेंसिटी न्यूमरेटर में भी है, डेंसिटी डिनोमिनेटर में भी, सेम यूनिट आएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये बताएगा
कि ऊपर वाले सब्सटेंस की डेंसिटी नीचे वाले सब्सटेंस की मतलब नीचे वाले जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, कितने टाइम्स है। ठीक है ना भाई, डन। अगर जब ये जो रेशियो आएगा इन दोनों का मोर देन 1 आ गया, इसका मतलब ऊपर वाला सब्सटेंस क्या है, नीचे वाले से ज्यादा डेंस है, मतलब उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका क्या है, कम होगा। लेस देन 1 आया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम उसका क्या होगा, कम होगा, वाटर का क्या होगा, ज्यादा होगा। डन, इतना ही पढ़ना है। फिर इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, जहां नहीं होगा उसको करा देंगे। ठीक है भाई, ठीक, डन, थैंक यू।